जांच दल को उनका टेंट मिला, लेकिन वह फटा हुआ था। टेंट के कपड़े को अंदर से काटा गया था क्योंकि उसके धागे बाहर की ओर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाइकर्स ने डर के कारण खुद ही टेंट को फाड़कर भागने की कोशिश की हो। वहां कुछ फुटप्रिंट्स भी दिखाई दिए, कुछ जूतों के और कुछ नंगे पैरों के, जो बर्फ में गहरे अंकित थे। इसके अलावा उन्हें हाइकर्स का एक कैमरा भी मिला जिसमें कुछ अजीब फोटोज थी। पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, जिसमें फोटोज और उनकी जर्नल में लिखी गई डेली एंट्रीज भी शामिल थीं, यह मामला आज 65 साल बाद भी रहस्यमयी बना हुआ है। यह कहानी है उस खौफनाक जगह की जिसे माउंटेन ऑफ द डेड कहा जाता है, ड्याटलोव पास इवेंट की कहानी। सफर की शुरुआत 23 जनवरी 1959 की सुबह 10 लोगों की एक हाइकिंग टीम ट्रेन में सवार हुई और साइबेरिया के उरल पर्वत श्रृंखला की ओर रवाना हुई। इस ग्रुप में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और उनके लीडर थे इगोर डियातलोव। उन्होंने एक जर्नल अपने साथ रखा था जिसमें वे अपनी यात्रा का हर एक विवरण लिख रहे थे। ट्रेन जर्नी के दौरान ग्रुप लीडर इगोर डियातलोव ने अपने जर्नल में लिखा, मुझे सोचकर ही रोमांच हो रहा है कि इस यात्रा में हमें क्या नया देखने को मिलेगा, हमारे साथ क्या होने वाला है। अगले कुछ दिनों में इस ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों के जरिए सफर किया और फिर पैदल और स्कीइंग करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी दौरान ग्रुप के एक सदस्य यूरी यूडिन की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह काफी कमजोर महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वापसी करने का फैसला किया। बाकी 9 हाइकर्स ने अपनी यात्रा जारी रखी। ये है यूरी यूडिन की आखिरी फोटोज जब उन्होंने अपने दोस्तों से विदाई ली, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी अज्ञात सफर की ओर। अब 9 सदस्यों का यह ग्रुप बर्फीली वादियों में आगे बढ़ता रहा। वे हर पल को अपनी डायरी और कैमरा में कैद कर रहे थे। अब तक मिली फोटोज और जर्नल एंट्रीज में कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। 1 फरवरी को वे एक पहाड़ के निचले हिस्से में पहुंचे जिसे स्थानीय मानसी पीपल माउंटेन ऑफ द डेड कहते थे। पूरा दिन चढ़ाई करने के बाद उन्होंने पहाड़ की छोटी से कुछ ही दूरी पर अपना टेंट लगा लिया। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। ये है उनके कैमरा से बरामद की गई आखिरी फोटोज। उनकी जर्नल में लिखी गई अंतिम एंट्री, जिसका अनुवाद किया गया है, कुछ इस प्रकार है, इन पहाड़ों पर इंसानी बस्तियों से दूर तेज हवाओं से घिरे हुए इतनी शांति की कल्पना करना भी मुश्किल है। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उनकी जर्नल में दर्ज था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह एक्सपीडिशन कुल 16 दिनों की होनी थी और उन्होंने अपने परिवार व दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि लौटने के बाद वे टेलीग्राफ भेजेंगे, लेकिन उनके तय समय से 15 दिन ऊपर हो चुके थे और अब भी डियाटलो या किसी भी टीम सदस्य की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार एक सर्च टीम बनाई गई और 26 फरवरी को उन्हें पहाड़ की ढलान पर हाइकर्स का छोड़ा हुआ कैंप साइट मिला। साइटों को देखते ही यह साफ था कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। टेंट पतली बर्फ की परत से ढका हुआ था, लेकिन अंदर हाइकर्स का सारा सामान वैसा ही रखा था, बिल्कुल अनछुआ। हालांकि टेंट के कपड़े को अंदर से चाकू से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे इसे फाड़कर बाहर भागे। टेंट के पास की बर्फ में कुछ फुटप्रिंट्स मिले जो पहाड़ की ढलान की ओर जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि ये फुटप्रिंट्स घबराहट में भागने के नहीं बल्कि सामान्य चलने के थे। कुछ पैरों के निशान जूतों के थे, जबकि कुछ नंगे पैरों को ऑटो के। ये फुटप्रिंट्स करीब 500 मीटर तक बर्फ पर दिखते रहे, लेकिन फिर गायब हो गए। शायद बाद में गिरी बर्फ ने उन्हें ढक दिया था। जांच दल ने इन निशानों का पीछा किया और जल्द ही एक सीडार ट्री के पास पहुंच गए, जहां उन्हें एक बुझी हुई बॉनफायर के अवशेष मिले। उसी जगह 2 हाइकर्स, यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की जमी हुई लाशें भी पड़ी थीं। बाकी हाइकर्स की तलाश में 2 महीने और लगे। सबसे पहले जो 2 शव मिले थे वे बेहद कम कपड़ों में थे। न कोई जैकेट, न पैंट, न दस्ताने, न टोपी और न ही जूते। लेकिन सवाल यह था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे वे इस हालत में पहुंचे।
ठंड से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और। वेदर आर्काइव से पता चला कि जिस रात उनकी मौत हुई उस समय तापमान करीब -30 डिग्री सेल्सियस था। फिर भी उनके शरीर पर कपड़े ऐसे थे जैसे वे गर्मी के मौसम में हों। पास के सीडर ट्री की कुछ शाखाएं 5 मीटर तक टूटी हुई थीं। इससे अंदाजा लगाया गया कि किसी ने इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, शायद खुद को बचाने या किसी चीज से भागने के लिए। इसके बाद 3 और हाइकर्स के शव मिले। ये टेंट और सीडर ट्री के बीच बर्फ में दबे हुए थे। पहले मिले 2 हाइकर्स की तुलना में इनके कपड़े थोड़े ज्यादा गर्म थे, लेकिन इनके पास भी सही बूट्स और ग्लव्स नहीं थे। इनकी स्थिति देखकर लग रहा था कि वे वापस टेंट की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही गिर पड़े। कुछ को मामूली चोटें भी आई थीं, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि इन 5 की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, यानी ठंड में लंबे समय तक रहने के कारण शरीर का तापमान इतना गिर गया कि वे जीवित नहीं रह सके। बाकी 4 हाइकर्स के शव एक खाई में मिले जो सीडर ट्री से 75 मीटर दूर विपरीत दिशा में थी। इनमें से 3 के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। एक का स्कल फ्रैक्चर हो गया था, जबकि 2 की रिब्स टूटी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर का कहना था कि ये चोटें इंसान या किसी जानवर के हमले से नहीं आईं, बल्कि यह किसी बहुत तेज झटके का असर था, कुछ वैसा ही जैसे कोई तेज रफ्तार कार क्रैश में होता है। लेकिन जो चीज इस घटना को और डरावना बनाती है वह यह थी कि 2 शवों की आइज गायब थीं और एक महिला का टंग भी पूरी तरह कटकर लापता था। रहस्यमय रेडियोधर्मी कपड़े। और भी अजीब बात यह थी कि मौके से बरामद 2 शर्ट्स और एक पैंट्स पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया। शुरुआत में जांचकर्ताओं को शक हुआ कि किसी ने हाइकर्स की हत्या की है, लेकिन 28 मई को यह मामला बंद कर दिया गया क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि उन्हें मारा गया था या उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया था। तो आखिर हुआ क्या था? क्या वाकई इन 9 लोगों की मौत महज एक हादसा थी? उन्होंने अपने टेंट से बाहर निकलने के लिए इसका कपड़ा क्यों फाड़ा जबकि वे आराम से दरवाजे से निकल सकते थे? ऐसा कौन सा खतरनाक हालात बना कि वे सब भागने पर मजबूर हो गए? और जब वे टेंट से बाहर आ गए तो उनके फुटप्रिंट्स में भागने की कोई घबराहट क्यों नहीं दिखी? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, लेकिन उनकी हालत देखकर यह मानना मुश्किल था कि ठंड ही उनकी मौत की एकमात्र वजह थी। इस केस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई और कई लोगों का मानना था कि सोवियत गवर्नमेंट ने असली सच को छिपाने की कोशिश की। रेडियो एक्टिव क्लोथिंग की खोज के बाद कुछ लोगों को शक हुआ कि इसके पीछे न्यूक्लियर टेस्टिंग का हाथ था। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और कुछ साल पहले ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। सोवियत यूनियन भी गुप्त परमाणु परीक्षण कर रहा था। इससे यह संभावना बनी कि कहीं कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट गलत तो नहीं हो गया जिससे ये हाइकर्स रेडिएशन के संपर्क में आ गए। एक और थ्योरी थी कि यह एवालांच हिमस्खलन की वजह से हुआ। ऐसा माना गया कि हाइकर्स ने बर्फ गिरने की आशंका में टेंट से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन इस थ्योरी में कई खामियां थीं। अगर वहां एवालांच हुआ होता तो टेंट पूरी तरह मोटी बर्फ में दबा होता, जबकि वह सिर्फ हल्की परत से ढका था। इसके अलावा डायटलो एक अनुभवी पर्वतारोही था और वह कभी भी ऐसे स्थान पर कैंप नहीं लगाता जहां हिमस्खलन का खतरा हो। पिछले कई दशकों में इस इलाके में 100 से ज्यादा एक्सपीडिशंस हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी टीम ने यहां एवलांच जैसी कोई स्थिति नहीं देखी। यह वह आखिरी फोटो है जो हाइकर्स के कैमरा में पाई गई थी। यह उसी रात ली गई थी जब यह रहस्यमय घटना हुई थी। इस फोटो में अंधेरे के बीच एक रहस्यमय लाइट सोर्स दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इसे यूएफओ या मीटियर्स से जोड़ा, लेकिन आज तक कोई भी मलबा या सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वहां कोई अंतरिक्षीय वस्तु गिरी थी। तो क्या सच में यह हादसा सिर्फ ठंड और कुदरती कारणों से हुआ था, या फिर इस पहाड़ पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं समझ पाया? आखिर ड्याटलोव पास में उस रात हुआ क्या था? हाइकर्स ने अपने टेंट का कपड़ा अंदर से ही क्यों फाड़ा? कुछ लोग भयानक चोटों के शिकार हुए जबकि बाकी सिर्फ ठंड से जम गए। ऐसा क्यों? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें वापस उसी जगह लौटना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था, टेंट, यानी इस रहस्य की पहली कड़ी। कुछ फोटोज जो घटना से एक रात पहले ली गई थी में टेंट से निकलती हुई एक स्टोव एग्जॉस्ट पाइप दिखाई देती है।
ये स्टोव खुद डियात्लोव ने डिजाइन किया था और उसी रात इसका इस्तेमाल भी किया गया था, क्योंकि टेंट के अंदर पकी हुई फूड मिली थी। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब टेंट मिला तो उसकी एग्जॉस्ट पाइप गायब थी। अगर ये पाइप किसी वजह से हटी हो और जलती हुई राख फिर से सुलग गई हो तो ये पूरी टेंट में धुआं भर सकती थी। हो सकता है कि उसी धुएं ने हाइकर्स को घुटन और घबराहट में डाल दिया हो, जिससे वे घबराकर टेंट को अंदर से फाड़कर बाहर भागे हों। इस थ्योरी को कुछ सुराग भी मजबूत करते हैं। कुछ हाइकर्स के शरीर और कपड़ों पर बर्न मार्क्स मिले थे। इसके अलावा कुछ शवों के पास खून के निशान भी पाए गए थे, जो अधिक स्मोक इनहेलेशन की वजह से खांसी के कारण आ सकते हैं। ये मामला आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 65 साल बाद भी कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उस रात वहां क्या हुआ था। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, कुछ इसे गोपनीय सरकारी साजिश, तो कुछ का मानना है कि वहां कुछ ऐसा था जिसे इंसानी दिमाग आज भी समझ नहीं पाया। ये थी माउंटेन ऑफ द डेड की रहस्यमयी और दुखद कहानी, और यही घटना आज भी डियात्लोव पास इंसिडेंट के नाम से याद की जाती है।